पहले ही दिन आपने 40 टॉप कमांडर मार दिए, खामनेई की हत्या कर दी, उनका परिवार भी शामिल था वहाँ। लेकिन क्या इससे आप ईरान को रोक पाएंगे? अभी भी वो काफ़ी अटैक कर रहे हैं जगह जगह, पूरी बात आपको पता भी नहीं लगेगी। हाँ। देखिए, जो वेस्टर्न मीडिया है वही बताएगा, जो अमेरिका बताएगा या इजराइल बताएगा, और जो कंट्रोल्ड मीडिया है वो उनका। अभी जो हम पर खबरें आ रही हैं वो ज्यादातर इन्हीं से तो आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए तो हमें ये भी लग रहा है कि ईरान तो बिल्कुल ही पिछड़ गया है, कि हमें ईरान के साथ होना चाहिए कायदे से, जैसे चीन ने खुलकर आलोचना की, या हमें इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के साथ खुलकर खड़ा था। लेकिन आप अभी ये भी कह रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट भी कहते हैं कि हमारे साथ कभी कोई नहीं था। ईरान के पास में इस वक्त जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात है कि उनको एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। उनको चाहे अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कोई नहीं है, वो वाली फिलॉसफी इस वक्त वो लोग चल रहे हैं उससे। कन्विंस करने वालों में क्या केवल नेतन्याहू थे, या ये शक शुबा जो है उसमें कोई दम है कि इसके पीछे MBS व्यूज है? कश्मीर हो या कुछ भी और हो, उस पर ईरान आपके साथ लगातार कहाँ खड़ा रहा था? प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ गए, कल रात भी फोन किए। हाँ नहीं, जब वहाँ गए थे तब भी सबको पता था कि लड़ाई हो सकती है। एक लास्ट डिच एफर्ट है कि नेतन्याहू को समझाया जाए कि भाई लड़ाई मत करो, हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इसका। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने डिसाइड कर रखा था। लेकिन ये मैसेजिंग ऐसे नहीं गई कि नेतन्याहू ने अपने लोगों को दिखाया कि मेरे साथ दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश भी खड़ा है। लड़ाई हो रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो प्रधानमंत्री रशिया भी जाएंगे, यूक्रेन भी जाएंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक लंबी टाइमलाइन नहीं, लंबी टाइमलाइन तो है, लेकिन आपको तो अपने देखिए, अब जो लड़ाई हो रही है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है, क्योंकि आपके 10 मिलियन लोग हैं। कई मुल्कों पर हो रहा है, लेकिन नहीं, सबसे उन्होंने ज्यादा दौरा नहीं किया तुरंत। नहीं, दौरा कहाँ जाएंगे और बताइए आप? कहीं ना जाते नहीं चर्चा तो होगी। देयर इज नेवर, ऑप्टिक्स तो है ना भाई साहब, देयर इज नेवर, हाँ ऑफ कोर्स ऑप्टिक्स है, बट देयर इज नेवर ए बैड टाइम और अ गुड टाइम फॉर डिप्लोमेसी। कल भारत के किसी टैंकर पर भी हमला हुआ, कल या परसों। अभी तक हम लोग बचे हुए थे थोड़ा, तो ये इससे हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मेरा मानना ये है। जिस जंग के बारे में हम पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में हर दूसरे हफ्ते बात करते थे, अंदेशा जताते थे, वो पिछले 2 दिनों में इतनी तेज़ी से बढ़ेगी, इतना जल्द एस्केलेट करेगी, इसका अंदाज़ा हमें नहीं था। और विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है कि क्या क्या हो गया, क्या क्या घट गया। जून में भी हुए थे यूँ तो हमले ईरान पर, लेकिन चुनिंदा जगहों पर हुए थे। फिलहाल स्थिति ये है कि इन 2 दिनों में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई हैं। 40 टॉप कमांडर्स समेत खामनेई, आयतुल्ला मारे जा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा और इतनी जल्द होगा। अब हालत यह है कि ईरान इसका बदला ले रहा है। आसपास के जो मुल्क हैं जिन पर उसको शक है कि अमेरिका के साथ हैं, या उसे लगता है कि इन्होंने लॉबिंग की है, या फिर उसे मालूम है कि उन्हीं जगहों से उस पर हमले हुए हैं, वहाँ पर वो बदले की कार्रवाई कर रहा है, मिसाइल्स दाग रहा है। और अब इस वक्त ऐसा माहौल है कि लगातार अपडेट्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें घट रही हैं। अभी तो बिल्कुल अभी पता चला कि अमेरिका के कुछ जहाज़ भी क्रैश कर गए हैं। तो कहिए कि पूरा वेस्ट एशिया इस वक्त युद्ध की गिरफ्त में है, और अभी तो बिजनेस भी प्रभावित होने लगा है। तेल के दाम अचानक से 13% उछल गए हैं, शेयर बाजार औंधे मुँह गिरा है भारत में भी। तो जब इतनी सारी खबरें आ रही हैं, इतनी सारी सूचनाएं मिल रही हैं, सोशल मीडिया पर बवाल मचा है, तो हमने सोचा कि जल्दी से एक एपिसोड करना चाहिए और मालूम करना चाहिए हो क्या रहा है, क्या होने वाला है। ठीक ठीक तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जिनकी एक समझ है, जिन्होंने इस टॉपिक पर काम किया है, इनफैक्ट ऐसे लोग जो वहाँ पर सर्व कर चुके हैं भारत के प्रतिनिधि के तौर पर, उन्हें बुलाने की कोशिश हमारी रहती है। आपको मालूम है बड़ा मुश्किल है, वक्त भी लगता है, ऊर्जा भी लगती है, मगर हमने कोशिश की एक बार फिर से एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत को बुलाने की। वो हमारे साथ हैं। आप पिछले 3 दशकों में भारत को दुनिया भर में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जॉर्डन, लीबिया, माल्टा में एम्बेसडर रहे हैं और वेस्ट एशिया की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझते हैं। इसके अलावा विवेकानंद रिसर्च फाउंडेशन है, उसमें एक वेस्ट एशिया एक्सपर्ट ग्रुप है, उसको हेड भी करते हैं आप। 2 किताबें भी लिखी हैं आपने वेस्ट एशिया पर, तो हमने सोचा उनसे बढ़िया एक्सपर्ट कौन होगा। न्योता दिया, सर चले भी आए हैं। और मेरा ये कहना है
कि जब ये सब चल रहा है तब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, वो अपने अपने ढंग से विश्लेषण करते हैं, वो करें, लेकिन आपको राय यही है, मेरी सलाह यही है कि गंभीर लोगों को सुनिए, क्योंकि जब लगातार चीज़ों में अपडेट आ रहा हो तो तुक्का मारना ठीक नहीं है, स्टूडियो में बैठकर कुछ भी कह देना ठीक नहीं है। उन लोगों की बात सुनिए जिनका वाकई ये विषय है। तो आपका स्वागत करते हैं, सर का भी स्वागत करते हैं। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कीजिएगा, इतनी मेहनत करते हैं, इतना तो बनता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद नितिन जी। बिल्कुल ऐसा माहौल बना हुआ है कि हिंदुस्तान तक असर है। जी बिल्कुल। हमने कल देखा, आज भी मेरा ख्याल है हो ही रहा होगा, सड़कों पर बहुत सारे लोग हैं निकले हुए, वो दुख मना रहे हैं, मातम मना रहे हैं, खासकर शिया, क्योंकि खामनेई का जाना किसी राष्ट्राध्यक्ष का जाना नहीं है, सिर्फ वो शिया धर्मगुरु थे और 37 साल से थे। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं, और मेरा पहला सवाल भी यही है कि ठीक है, हमने मान लिया कि पहले ही दिन आपने 40 टॉप कमांडर मार दिए, खामनेई की हत्या कर दी, उनका परिवार भी शामिल था वहाँ, लेकिन क्या इससे आप ईरान को रोक पाएंगे? क्योंकि खामनेई थोड़ी लड़ रहे हैं, ये पूरा तंत्र लड़ रहा है। देखिए, इसका जवाब सिंपल मैं बताता हूँ कि जो अमेरिका है, अनफॉर्चुनेटली वो अरब देशों को या उस रीजन को बिल्कुल नहीं समझता। ना वहाँ की उनको लोगों की नॉलेज है, ना उनको इस बारे में पता है, क्योंकि अमेरिकन का जनरली आपको पता है उनकी ज्योग्राफी सेंस बड़ा लिमिटेड है। उनके थिंक टैंक्स भी वही बातें करते हैं जो उनका एस्टेब्लिशमेंट सुनना चाहता है। प्रेसिडेंट ट्रंप अपने आप में एक अजूबा है और वो अपने तरफ से डिसीजन लेते हैं। तो आपने लीडर्स को ख़त्म कर दिया। पिछली बार भी मैं बताऊं आपको, जब जून में लड़ाई हुई थी तो जो 12 दिन की जो लड़ाई थी उसमें कम से कम ये बात बार बार आ रही थी कि इज़राइल जो है वो खमेनी को भी ख़त्म कर देगा। जैसे आपको याद होगा, जब फर्स्ट टाइम लड़ाई शुरू हुई तो तुरंत उन्होंने 6-7 मेजर कमांडर्स, टॉप लीडरशिप को एकदम ख़त्म कर दिया। जनरली क्या होता है, जब डिकैपिटेशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको, जब ये हो जाता है तो लोगों का मोराल डाउन हो जाता है। जनरली कंट्री का भी, चाहे किसी का भी। पुराने ज़माने हिस्टोरिकली जब राजा गिर गया तो ख़त्म हो गई बात। लेकिन इस बात को खमैनी भी अच्छी तरह जानते हैं। उनका बार बार उसने ये बात कही थी कि मुझे मारा जा सकता है या मैं मर सकता हूँ, लेकिन उससे सिस्टम नहीं ख़त्म होगा, मुझसे देश के ऊपर असर नहीं आएगा। उसने क्या किया इस बीच में, जो पिछले 6-8 महीने में जो बात हुई वो कि उन्होंने जो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एकदम से पावर्स को, कि अगर वो नहीं रहेंगे तो कौन करेगा। ये बात उस वक्त नहीं थी। अब उसके बाद में उन्होंने जो है पूरी तरह, दूसरी चीज़ 81 ईयर्स 2 ईयर्स के थे, बीमार भी थे, तो ये था कि जाना तो इनको है ही है। तो वहाँ पर एक ट्रांजिशन की फेज़ की बात हो ही रही थी काफ़ी दिन से, इंटरनली कौन आएगा। तो वहाँ एक सिस्टम है बना हुआ, देयर इज़ अ गार्डियन काउंसिल है, 88 मेंबर्स हैं, उसके अंदर में फाइनली डिसाइड करते हैं। खमैनी ने 4 आदमियों के नाम भी दे दिए उसमें, इस बार उसमें से कौन आएगा। तो अब उनको ख़त्म करना, और इसी तरह उन्होंने क्या किया कि आपने देखा कि लास्ट टाइम जो हुआ था, अगर देखें तो उससे सीधा पता लगता है कि टॉप जनरल्स को उनके जो मार दिया गया, उसके तुरंत बाद विद इन सेकेंड्स, मैं आपको कहूँगा मैं, कि एकदम से उन्होंने अपॉइंट कर दिया। और उस सब के शुरू के सरप्राइज अटैक के बाद में और अमेरिका के अटैक के बाद भी 12 दिन का जो लड़ाई लड़ी है ईरान ने इजराइल के ख़िलाफ़, उसमें इजरायली ज़्यादातर बंकर में रहे, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। इतना ज़बरदस्त, आप सोचिए कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आयरन डोम है, लेज़र बीम्स हैं, सारी सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ में इजराइल सबसे बड़ा माहिर है देश। उनकी मिलिट्री और इंटेलिजेंस टॉप क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। उस सब के बावजूद ईरान ने सिर्फ अपने ड्रोन और अपनी मिसाइल से, उनकी एयरफोर्स तो है नहीं उनके पास, तो उसके चलते उन्होंने 12 दिन तक लड़ाई लड़ी। आखिरकार प्रेसिडेंट ट्रंप को ये कोशिश करनी पड़ी कि भाई कैसे इस बार को रोका जाए। उस वक्त में जब उन्होंने अटैक किया अमेरिका ने, तो अमेरिका ने उनको एक फेस सेविंग दिया, क्योंकि नहीं तो बढ़ जाती बात जो आज हम देख रहे हैं वो उस दिन भी हो सकती थी। उन्होंने अलाउ किया कि ईरान जो है वो कतार के ऊपर जो उनका सबसे बड़ा एयर बेस है वहाँ सबको इवैक्यूएट कर दिया, और उनको साथ में मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो। उस वक्त नेतन्याहू का ये आइडिया था कि किसी तरह से खमैनी को मार दिया जाए, और मार सकते थे, क्योंकि देखिए आप इस्माइल हानिये को जिस तरह मारा, वो जो हमास के लीडर थे वहाँ पर सबसे बड़े सिक्योर्ड जगह में रहते हुए। ट्रंप ने कहा भी था कि हम मारना नहीं चाहते, वरना पता तो हमें लोकेशन है। तो ट्रंप ने मना किया कि नहीं करो, क्योंकि इस वक्त में और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, और वही प्रिसाइजली अब हो रहा है। तो उसको उनको तो पता लग गया। अगर आप समझदार हैं तो दूसरी बार अपने आप को इस तरह की सिचुएशन में नहीं पाना चाहेंगे, कोई भी लीडर हो, कोई भी। और
ईरान के बारे में कुछ भी कहें आप, माने या ना माने, एग्री करें ना करें, एक सिविलाइजेशनल देश तो है ही है, पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ के, इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनके यहाँ, डोमेस्टिक इश्यूज बहुत सारे हैं। उसकी वजह से अमेरिका को ये लगता है कि हम वहाँ एक मूवमेंट जनरेट कर सकते हैं जो उस रिजीम को हटा सकता है। लेकिन रिजीम इस वक्त बहुत स्ट्रांग है और स्टैगर्ड वे में उन्होंने किया है। देखिए 31 टाइप के उन्होंने ग्रुप्स डिवाइड कर दिए हैं, जिसमें इंडिविजुअल कमांडर्स जो हैं वो डिसीजन ले रहे हैं और अब उन्हें कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि हमारा एम क्या है, क्योंकि ईरान शुरू से कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होता है तो हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन लड़ाई अगर अटैक होगा तो अमेरिका के जितने भी टारगेट्स हैं, बेसेस हैं इजराइल के, वो सारे लेजिटिमेट टारगेट होंगे। वो प्रिसाइजली वही किया है उन्होंने। तो और मैं नहीं समझता कि इस तरह से कोई डिकैपिटेशन से इस आज की डेट में ईरान को कोई बहुत बड़ा खतरा होगा। 40 लोग मार दिए जैसे आप कह रहे हैं, उनके हिसाब से 8-10 मेन लीडर है, बट टॉप लीडरशिप को मारा है, उसके बाद भी हैं तो हैं लोग वहाँ के। ठीक है, अब 2 सवाल इससे निकले मेरे। पहला, आप जो कह रहे हैं कि भारी नुकसान पहुंचाया था पिछली बार भी, जून की बात कह रहे हैं आप, ईरान ने इजराइल को, तो क्या एक तो ये इंफॉर्मेशन वॉर का कमाल है कि आम तौर पर जब हम इतनी दूर से सुन रहे होते हैं सब, तो हमें ये लगता है कि भारी पड़ रहा है अमेरिका और इजराइल, हमें ये लगता है। आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ईरान ने भी इतना हमला किया था कि बंकर में नेतन्याहू को जाना पड़ा और उन्हें फेस सेविंग के लिए अमेरिका की तरफ देखना पड़ा कि भाई इस समय बाहर निकालो, पहली बात। दूसरी बात मैं ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है ईरान लड़ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है वो इस जंग को जीत भी पाएगा? नहीं, देखिए 2 चीज़ें हैं इसमें आपने जो बात कही। एक तो सबसे पहली बात यह है कि कोई कंपैरिजन नहीं है अमेरिका ईरान की पावर का अमेरिका के। अमेरिका हाइपर पावर है और वो दुनिया में कहीं पे भी ऑपरेट कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई मीन सिंपल फैक्ट है, सारी दुनिया जानती है आज की डेट में। इजराइल भी मिडिल ईस्ट में एक सबसे बड़ी पावर है, लेकिन इजराइल को हमेशा से खतरा ईरान से रहा है, क्योंकि ईरान और इजराइल, जैसा मैं कहता हूँ, मैड सिंड्रोम, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम होता है इसको। ये 1979 से आज तक एक दूसरे के साथ सफ़र करते रहे और एक दूसरे को ख़त्म करने की कोशिश किया किसी भी तरह से, लेकिन हर बार ये कोवर्ट वे में होता था, इंटेलिजेंस के थ्रू, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दो, इसको कर दो, इस तरह की चीज़ें बड़े हाई। बट ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच कभी नहीं हुआ। ये लास्ट जून में हमने देखा कि पहली बार ये लाइव कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसमें अमेरिका को आना पड़ा। और उसके बाद से हमने देखा कि जब ये ईरान ने जब मिसाइल्स बरसाई हैं वहाँ पे, उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, उनके पास हर तरह की मिसाइल्स हैं, उनके ड्रोन्स बेस्ट हैं। आप सोच सकते हैं रशिया को 40,000 ड्रोन दिए उन्होंने लड़ने के लिए, और वो काफ़ी घातक भी हैं। तो एक तरफ उनका आयरन डोम है जिसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मिसाइल चलेंगी, और दूसरी तरफ इनका ये कपल ऑफ $1,000 का ड्रोन है जो किलर ड्रोन्स हैं। तो उसमें ईरान ने एक अपनी महारियत करी है। और उसके आज के ज़माने में लड़ाई जो है वो फिज़िकल तो है नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि ईरान जो है इजराइल से करीब 1,000 किलोमीटर की ज़्यादा दूर है, अमेरिका 10,000 किलोमीटर से लड़ रहा है, उसने सारी तरफ नेवल एसेट्स लगा दिए हैं, फिज़िकली लड़ने की कैपेसिटी किसी की नहीं है दोनों में से, तो कहाँ तक पहुँचेंगे वो? तो इसलिए अगर लड़ाई में आपके पास में एम्यूनिशन, आर्म्स, टेक्नोलॉजी सब कुछ है, उसके बाद में भी अदर साइड जो है, चींटी भी कभी कभी हाथी को मारती है, ऐसा भी होता है। लेकिन ईरान के पास में इस वक्त जो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात है कि उनको एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। उनको चाहे अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कोई नहीं है, वो वाली फिलॉसफी इस वक्त वो लोग चल रहे हैं उससे। और इसीलिए उन्होंने, मैं समझता हूँ गलत किया है, लेकिन इसीलिए उन्होंने जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ में यूएस के एयर बेसिस हैं और जितने भी टोटल बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक किया। उससे वो कहते कुछ भी रहें, लेकिन ये सॉवरेनिटी का वायलेशन तो है ही है। जैसे कि ईरान और ईरान के ऊपर यूएस और इजराइल का जो अटैक था वो भी वायलेशन ऑफ सॉवरेनिटी है, सही है, ईरान की। और ख़ास तौर से ऐसे टाइम पे किया गया, जैसा कि अगर आप ओमानी फॉरेन मिनिस्टर को विश्वास करें तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ चीज़ तैयार हो गई है, ईरान हैज़ एग्रीड कि वो न्यूक्लियर उसके ऊपर सब खत्म कर देंगे। तो उसके बाद साइन करने को तैयार रहने की बात रह गई थी, और पिछली बार भी यही हुआ था। तो एग्जैक्ट प्लेबुक जून वाली और अब हो रही है। इस बीच में ईरान ने सीख पाई है कि भाई आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते, चाहे निगोशिएशन चलता रहे। इसीलिए जैसे ही उनके ऊपर अटैक हुआ तुरंत उन्होंने काउंटर अटैक शुरू कर दिया। लास्ट टाइम 12 दिन लगे, काफ़ी टाइम लगा था उनको। सर, तो खामनेई को अगर जून में ही मारा जा सकता था, और मैं आपको पॉडकास्ट से पहले भी बात कह रहा था कि हम तो तब यही मान रहे थे कि अमेरिका इसलिए नहीं मार रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि एक लीडरशिप है जो कम से कम बात करती है। 37 साल हो गए, चाहे जो भी हुआ, ना परमाणु बम बना है, और ओबामा के साथ तो डील भी हो गई थी। तो
इतना पुराना नेता है, चीज़ें समझता है, उसे मार दोगे तो मालूम नहीं है कि अगला कौन आएगा, कैसे करेगा। पर ये तो हो गया, 8 महीने बाद खामनी को मार दिया और पहली दिन मार दिया। तो अब क्या बदल गया? 8 महीने पहले क्या था ऐसा कि तब नहीं कर रहे थे जो अब कर दिया? देखिए, अब मेरे ख्याल से नेतन्याहू अमेरिकन प्रेसिडेंट को कन्विंस कर चुके हैं। ओके। देखिए, अगर एग्रीमेंट होती है, जैसे ओबामा के टाइम पे 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, इजराइल खुश नहीं था उससे, सऊदी अरेबिया बिल्कुल खुश नहीं था उससे, और उन्होंने काफ़ी अपोजिशन किया, लेकिन ओबामा ने नहीं सुनी बात। ट्रंप जैसे आए, इन लोगों ने दे वर्क ऑन हिम, जूइश लॉबी ने काम किया, ट्रंप ने सबसे पहले वो डील ही ख़त्म करी, राइट। उसके बाद से वो चाहते हैं कि ऐसी डील बनाओ जिससे कि इजराइल के खिलाफ कोई खतरे की गुंजाइश ही ना रहे। तो अब वो चाहते हैं कि यस रजीम हो जाए एकदम से ईरान के अंदर। वो करंट लीडरशिप के होते हो नहीं सकती है, सबसे बड़ी बात यह। तो इजराइल का मानना यह है कि जब तक ये रजीम है वहाँ पर, तब तक हमारे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ईरान से। ये बात सही है, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं। और इसलिए उन्होंने कहा कि इस रजीम को हटाओ। ठीक। पहले, उससे पहले, अभी थोड़े पहले दिसंबर में प्रोटेस्ट इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान में डिसेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। लोग बड़े परेशान हैं, यंग पीपल बहुत परेशान है वहाँ पे, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उस सब के बदले सब करते हैं। लेकिन ईरान उसके बाद में भी एक सिविलाइजेशनल नेशन है, और उन्होंने लिबिया में देखा, इराक में देखा, सीरिया में देखा है, लेबनान में देखा है। वो नहीं चाहते कि उनका देश वैसा बने डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद, और यही एक डिफरेंस होता है, ठीक है, देशों के बीच में। तो मेरे ख्याल से कोशिश उनकी ये है ज़रूर कि किस तरह से हम एक रिजीम को चेंज कर दें, लेकिन अपने ऊपर बम बरसवा के कोई नहीं चाहता है। जून में मैं मान लेता हूँ कि ट्रंप कन्विंस नहीं थे खामनी को मारना चाहिए, और आप कह रहे हैं इस बीच नेतन्याहू ने उन्हें कन्विंस किया। लेकिन कन्विंस करने वालों में क्या अकेले नेतन्याहू थे, या ये शक शुबा जो है उसमें कोई दम है कि इसके पीछे MBS भी हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है MBS की, तो मुझे ये लगता है कि जितना मैं जानता हूँ, पेपर में या न्यूज़पेपर में ये बहुत आ रहा है आज के ज़माने में। जो किसी भी तरह का ग्रे जोन वॉरफेयर चलता ही रहता है हर एक के खिलाफ में। आज की डेट में अगर आप देखें तो जो नॉर्मलाइजेशन के बीच में सऊदी अरेबिया एक कंट्री है जिसने रिफ्यूज़ कर दिया अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए, इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने के लिए, कि जब तक कि पैलेस्टीन कॉज नहीं होगा। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में एक अप्रोचमेंट हो गया एग्रीमेंट, वो ओमान ने किया, इराक ने किया, फाइनली चीन ने उसको डील सील किया, वहाँ पे करवा दिया। अब इजराइल को क्या चाहिए? इजराइल को चाहिए किसी तरह से ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आप ये इस तरह की बातें उड़ा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये प्लांट ये करा रहे हैं इजराइल वाले, क्योंकि वैसे ये बात तो ठीक ही है कि इस युद्ध से पहले सऊदी अरब ने तो ये साफ कहा था अमेरिका से भी कि हम अपने बेस तो नहीं देंगे आपको, बेस नहीं देंगे, और सॉवरेनिटी का सम्मान करेंगे ईरान की। और उन्होंने ये भी कहा था एयर स्पेस नहीं देंगे, दूसरी सारे कंट्रीज। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि लाइन ऑफ फायर में तो ये लोग आएंगे। लेकिन सर बचाने भी तो कोई नहीं आ रहा ना। नहीं बचाएगा कौन? नहीं, जैसे सऊदी अरब के बारे में आप कह रहे हैं, तो उस तरह से कोई सामने निकल कर नहीं आया। मुस्लिम उम्मा ने तो कुछ भी नहीं किया। मतलब इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा एक्सिस की, वो तो ध्वस्त हो चुके हैं। इराक, लेबनान और सीरिया की तो मैं बात ही नहीं कह रहा हूँ। लेकिन सऊदी अरब जिस एक बड़ी जमात का नेता है, वहाँ से भी कोई बोलने निकला नहीं। पाकिस्तान भी नहीं बोल रहा है। देखिए, सारे कंट्रीज़ ने शुरू में, आज की डेट में क्या है, जब हिटलर आया था तो आपने देखा कि एक के बाद एक लड़ाई होती चली गई सारी दुनिया में। बिल्कुल। तो इसी तरह से कभी कभी इस तरह का एक लीडर आता है कि जहाँ पे आपको अपने इंटरेस्ट भी देखने होते हैं। अब सारे गल्फ कंट्रीज जो हैं, इनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं यूएस में इन्वेस्टेड, ठीक है, वो उनका है। उनके सारे आर्म्स एम्यूनिशन सब अमेरिकन ओरिजिन के हैं। तो किस बात से लड़ाई लड़ सकते हैं जब तक कि अमेरिका नहीं करेगा आपके ऊपर, उनको अलाउड नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बात भी है बड़ी इंपॉर्टेंट। अमेरिका की प्रायोरिटी क्या है? अमेरिका की प्रायोरिटी ये है कि सबसे पहले इजराइल को सिक्योर करना, और एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे यूएई, किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकते हैं। ईरान दूर की बात है। लेकिन तो वो क्या कर रहे हैं? वो बता रहे हैं कि भाई मत करो। एंड ट्रंप वाज कन्विंस्ड कि नहीं करना चाहिए, बट इजराइल उनका खास वो है मित्र। तो अब लोग तो कह रहे हैं कि शायद ये ट्रम्पेस्टीन की वजह से हुआ है। और दूसरा ये है कि नेतन्याहू का जो है वो अरेस्ट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं करप्शन चार्जेस में। और ट्यूसडे को मीटिंग होनी थी एक्चुअली, हियरिंग, और उनके खिलाफत काफ़ी चल रही है वहाँ पे देश के अंदर, उनकी मुखालफत है। तो जब तक लड़ाई चलती रहेगी वो अपना चलते रहेंगे।
एक बात ये भी कि दोनों नेता अपने अपने घर में बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं, बिल्कुल। उन्हें घरेलू चुनौती बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर, ट्रंप की अगर बात कहें तो ट्रंप की चुनौती फिर भी कम थी। ये जो उन्होंने किया, इसके बाद अभी मैं कुछ अमेरिकी अखबार देख रहा था, तो मागा सपोर्टर्स में अब नाराज़गी और ज़्यादा है। कहाँ तो एप्स्टीन से ध्यान हटाने की बात हो रही थी, कहाँ अब अगर ध्यान जहाँ पर है, 3 तो अमेरिकी सैनिक मर चुके हैं, बिल्कुल। कुछ घायल हैं। ट्रंप ने ये भी कहा है खुद कि ये संख्या बढ़ भी सकती है, और 3-4 हफ्ते तो वही कह रहे हैं कि जंग चलेगी। तो वो तो चले थे कि जंग नहीं करूंगा शुरू, तो अब तक तो निभरा था, वेनेजुएला में कोई नहीं मरा। ईरान के पिछले हमले में भी ईरान पर जो हुआ उसमें कोई हताहत की संख्या थी नहीं। अभी अभी खबर ये भी आई इस पॉडकास्ट से पहले कि क्रैश भी हो रहे हैं जहाज। तो उल्टा ही पड़ पर रहा है। लड़ाई जब होती है तो दोनों के नुकसान होता है। ये तो है नहीं कि आप एक दूसरा आदमी ऐसे बैठा हुआ है और ईरान को एक वो बड़ी घातक पावर मानते हैं, न्यूक्लियर नहीं भी तो अभी कम से कम वो तो जानते हैं कि उनके पास में जो मिसाइल, और मिसाइल को बेसिकली अगर आप देखें तो पूरे एग्रीमेंट में जब से इन्होंने डिस्कशन शुरू किया है, बार बार गोल पोस्ट चेंज किए हैं। पहले था कि भाई न्यूक्लियर नहीं होगा, अब वो न्यूक्लियर के लिए मान गया ईरान। अब आप कह रहे हैं मिसाइल बंद कर दो, आप प्रॉक्सी से बात करना बंद कर दो, आप हर तरह की चीज़ करके मतलब साधु बन के बैठ जाइए और हमें करने दीजिए जो हम करना चाहें आपके घर में आके। दैट इज़ द अप्रोच। और वो अप्रोच मैं नहीं समझता सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि मैं फिर भी कहता हूँ, देखिए माने या ना माने, सिविलाइजेशनल कंट्रीज जनरली वेरी ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट इन देयर माइंडसेट। दे मे बी वीक, यस। लेकिन कभी इंडिया है, अब हमें दबा सकता है हर एक कंट्री? क्या कोई नहीं दबा सकता। भाई आपका एक इतिहास है, हर एक का और आप कभी ना कभी चरम पर रहे हैं, इस पिरामिड में ऊपर रहे हैं, तो आपको याद आता है। बिल्कुल। हाँ, तो अब जो पब्लिक का जो एक सामूहिक चेतना है, उसे आप दबा नहीं सकते हो। कहीं ना कहीं से विरोध खड़ा हो जाएगा कि यार इसके साथ क्यों जा रहे हैं हम। फिर उठेंगे, वो होता है हमेशा। तो ईरान के साथ वैसी ही एक बात है। जी बिल्कुल। तो इसलिए वो अंतिम सांस तक लड़ने तो वाला ही है। बिल्कुल। अब हारे या जीते वो एक अलग बात है। उनको पता है कि देखिए इसे अनइक्वल लड़ाई, अगर आप मुझसे कहें दारा सिंह से लड़ो तो यार मतलब पता तो है ही है कि होगा क्या। अब लेकिन ये है कि 2-4 घूंसे मार के ही गिरेंगे ना, ये तो होता है ऑब्वियसली। ईरान ने एक अस्थायी 3 सदस्यीय काउंसिल बनाई है। राष्ट्रपति हैं उसमें पेजेशकियान, न्यायपालिका प्रमुख मोहसिनी एजई हैं, और मौलाना अली रजा राफी हैं। हो सकता है मैं उच्चारण गलत भी कर रहा हूँ नामों का। तो स्थायी उत्तराधिकारी चुनने की जिम्मेदारी 88 मेंबर्स पर होती है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, गार्डियन काउंसिल। जी। लेकिन अभी तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह हमले चल रहे हैं, इनका मिलना बैठना मुश्किल है। और अगर मिलना बैठना मुश्किल है और परमानेंट कोई बन नहीं रहा है, तो जो अमेरिका चाह रहा है कि टेबल पर आओ, बैठो, बात करो, वो करेगा कौन? ये कैसे तय होगा? देखिए, बात करने के तो बहुत से ढंग हैं। आप डिजिटली भी कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। नहीं, किससे कर करेंगे? सकते हैं। नहीं, आपस में 88 लोग मिल सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं अपने है। में से कोई एक तय कर ले। उन्हें तो खुद ही मिलना होता है ना। देखिए, नहीं, मैं कह रहा हूँ ट्रंप से। ट्रंप से मिलने के लिए तो देखिए जैसे फॉरेन मिनिस्टर है, वही एक इंटरलोक्यूटर है वहाँ पे। उन्होंने कहा भी था बीच में भी 2-4 दिन पहले भी, 2 दिन पहले बल्कि कल परसों में ही शायद उनका स्टेटमेंट आया था कि अगर अमेरिका सीरियस है तो हम अब भी बात करने को तैयार हैं, ये उन्होंने कहा। आज अली लरजानी ने जो है मना कर दिया, हम नहीं बात करेंगे। तो ये जो है ना, ये एक पोजीशन है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो वो भी चाहते हैं कि यार खत्म हो जाए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अगर अमेरिका पूरी तरह बॉम्बिंग करना शुरू कर देगा तो कितने लोग मारे खंडर बना देगा वो। ठीक है ना। तो इसलिए वो भी नहीं चाहते। इजराइल और ईरान के बीच में लड़ाई होगी तो मोर और लेस 60-40, 50-48 इस टाइप की चलेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर अमेरिका बीच में आ जाता है तो सारा स्विंग कर देता है सिस्टम को। सही। तो वो ही नहीं चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते। उनको भी मालूम है कि भाई अगर लड़ाई होगी, ज़्यादा बॉम्बिंग होगी, तो अंदर से लोग भी उठ के अमेरिका का आना इसलिए भी शायद लाजमी होगा, आप बताएं, क्योंकि इजराइल के पास तो परमाणु बम है ही। अगर अमेरिका अंदर ना रहे इस लड़ाई में और बाहर चला जाए और इजराइल बनाम ईरान रह गया, तो इजराइल के पास फिर विकल्प क्या है? देखिए, बम गिराना जो है, बम को जनरली कहते हैं ये लोगों को डराने की चीज़ है। हाँ। नॉर्मली यूज़ नहीं होता है। अभी तक तो ऐसा ही है। 50 हमारे पड़ोसी तो हैं पागल से, जो हर बार थ्रेट करते हैं कि हम बम चला देंगे। लेकिन पता उन्हें भी है। वीक कंट्री जो होता है, जब कंट्री कॉर्नर में होता है, देखिए अगर आप किसी कंट्री को कॉर्नर कर देंगे तो उसके पास जो भी ब्रह्मास्त्र है वो चलाएगा, फिर तो आप नहीं रोक सकते। हमने महाभारत में भी दिखाया है, अंतिम विकल्प है। लेकिन इजराइल जनरली नहीं चलाएगा इसको अनलेस दे आर इन टोटल डेंजर। मैं सब तरफ से लोग आके मारना शुरू कर दे उन्हें, दैट इज द ओनली टाइम दैट दे माइट डू इट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब ये है कि बात कर लो हमसे आप, तो
आप अभी तो ये कह ही रहे हैं कि बातचीत की शर्तें क्या थी, पहले परमाणु बम मत बनाओ, फिर मिसाइल मत बनाओ, हमें कर लेना जो हम चाहते हैं। अब तो ईरान और भी वीक होगा। बात करने अगर वो टेबल पे बैठेगा भी तो उसकी बाहें मरोड़ना तो पहले से ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, अभी जब तक ये इनके पास थोड़ा असला है और IRGC पूरी तरह एक्टिव है, रिवोल्यूशनरी गार्ड उनके जो हैं और जो उनके रजीम, तब तक मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान होगा टेबल के ऊपर आना और उनको दबाना। देखिए, अभी भी वो काफ़ी अटैक कर रहे हैं जगह जगह, पूरी बात आपको पता भी नहीं लगेगी। हाँ। देखिए, जो वेस्टर्न मीडिया है वही बताएगा, जो अमेरिका बताएगा या इजराइल बताएगा, और जो कंट्रोल्ड मीडिया है वो उनका। अभी जो हम पर खबरें आ रही हैं वो ज़्यादातर इन्हीं से तो आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ ना, इसलिए तो हमें ये भी लग रहा है कि ईरान तो बिल्कुल ही पिछड़ गया है। भाई हमने हमेशा देखा है ये बात कि आज की बात थोड़ी है। देखिए, जब भी बात होती है तो हमारे भारत का जब हुआ था पहलगाम का अटैक, उसके बाद ऑप सिंदूर में सारा वेस्टर्न मीडिया पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा था। असलियत तो हमको मालूम ही है क्या हुई थी। तो ये ग्रे जोन वॉरफेयर में आप जो भी चीज़ को अगर लें तो उसको एक थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक से आ रही है, जो क्योंकि ये प्लांटेड होती है, ये लॉन्ग टर्म, इसमें मास्टर्स हैं ये लोग दोनों, बल्कि ईरान भी कम नहीं है। लेकिन उस सब के बावजूद भी वो डिफेंसिव पे है इस वक्त। कोई कम नहीं है। आप एक्स पर देखिए, जो भी नया नेता बनता है या उभरता है, सबके फोटो लगा लेते हैं एलिमिनेटेड। उनके हिसाब से सब मार दिए उन्होंने। वो सब वही मैं कह रहा हूँ ना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो साइऑप्स। IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग बंद कर दिया है, हालांकि ईरान ने कहा था कि हम बंद नहीं कर रहे। 150 जहाज अभी फंसे हैं। दुनिया का 1/3 समुद्री तेल और 20% LNG यहीं से गुजरता है। अमेरिका के पूर्व ऊर्जा सलाहकार कह चुके हैं कि अगर ये लंबे वक्त तक बंद रहा तो वैश्विक मंदी तय है। ऑयल प्राइसेस की अभी मैं खबर पढ़ रहा था 13% बढ़ गए हैं। तो क्या अमेरिका ताकत के दम पर इसे खुलवा सकता है, और ईरान वो कब तक बंद रख सकता है? इससे तो हम भी प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कंसर्न मेरा इंडिया को लेकर भी है, हम पर क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक ऐसा चौक पॉइंट है जिस पे ईरान का बड़ा कंट्रोल है और दूसरी तरफ ओमान का है थोड़ा सा, लेकिन ईरान उसको वेपनाइज कर सकता है और कर रहा है। नहीं, अभी क्या है कि भले ही चाहे बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब लॉयड्स ने इंश्योरेंस देना बंद कर दिया या इतने प्राइस हाइक कर दिए, तो वैसे ही शिप नहीं आएंगे। 150 शिप वैसे बंद हो कौन गए, रिस्क लेगा? एक डूब गया है ऑलरेडी ऑयल टैंक का, तो नेचुरली है कि ये ओवरऑल खत्म रहा। दूसरा, हूतीज आ गए उधर से रेड सी में, जी, अभी अपडेट आया कि उन्होंने भी शुरू कर दिया। उन्होंने रीएक्टिवेट कर दिया है, तो नेचुरली है कि सप्लाई चेन्स विल बी डिसरप्टेड। कल भारत के किसी टैंकर पर भी हमला हुआ है, कल या परसों। हाँ, वो भी भाई होगा वहाँ पे, तो ओपन में मिसाइल चल रही हैं इधर उधर, अब कोई नहीं देख रहा किसका अब कोई नहीं देखेगा, अब तो वो ऐसे ही मारेंगे सबको। जी। अभी तक हम लोग बचे हुए थे थोड़ा, तो ये इससे हमारे ऊपर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, मेरा मानना यह है। और ईरान कितने वक्त तक रोके रख सकता है इन लोगों को? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर बिजनेस के लिहाज से देखें तो फिर तो एक प्रेशर बिल्ड होगा ही अमेरिका पर या इजराइल पर कि भाई से जल्दी बंद करो आप। देखिए, दुनिया तो अभी सब कह ही रहे हैं। सबसे पहली बात तो कोई इस बात से एग्री नहीं है कि ये वॉर वारंटेड था इमीडिएटली, जबकि एग्रीमेंट, बातचीत हो रही है, डायलॉग हो रहा था, ऑलमोस्ट एग्रीमेंट हो गया था, उसके बावजूद भी ये लड़ाई हुई और ईरान को इमीडिएट थ्रेट नहीं था। तो आप देख रहे हैं कि यूरोपियंस में, नेटो में, सब में डिवीजन है। फ्रांस ने तो ओपनली कहा था कि ये आर्बिट्रेरी किया गया है। तो यूनाइटेड नेशंस में भी ये डिस्कशन हुआ। भले ही आप खुमैनी को नहीं पसंद करते, आप उनके रेजिम को पसंद नहीं करते, बट वो उनके लोगों का अधिकार है उसको हटाना। ये एक्सटर्नल इंटरवेंशन के थ्रू जो आप कर रहे हैं उसका कोई जायज़ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ रहा है कि इंटरनेशनल लॉ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और जिन्होंने बनाया था वही तोड़ रहे हैं। उन्होंने नहीं तोड़ा है, ये तो UN इन्हीं का बनाया हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के विजेताओं का। हर चीज़, जो भी कोई भी कानून है उसको तोड़ा भी सबसे ज़्यादा इन्होंने है। पर सर, अभी जैसा ट्रंप ने बाहें मरोड़ी हैं, यूरोप की भी मरोड़ी, भारत की भी, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब जब फोकस ईरान पर है और ट्रंप ईरान पर टूट पड़े हैं, तो ये जो लोग जो चाहते थे कि ट्रंप वहाँ थोड़ा सा छोड़ दें, थोड़ी दोस्ती हो जाए, हो गया जितना होना था, ये बढ़ चढ़कर अमेरिका के पीछे खड़े होंगे क्योंकि इसमें गुंजाइश है कि वो अमेरिका को सहला सकें। देखिए, अमेरिका की तो बात और है, लेकिन रिजीम चेंज जो है ना, वो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है अमेरिका का हमेशा से फॉरेन पॉलिसी का। 67 रिजीम चेंजेस आज तक करे उन्होंने सारी दुनिया में। 200 साल से हमेशा किसी न किसी लड़ते ही रहा है। लोकतंत्र लाते हैं वो हर जगह, नाम का लोकतंत्र। हाँ, वो आपने देख लिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप तो मानते नहीं है कि जो इलेक्शन बाइडेन का था वो तो कहते चुराया हुआ है।
अपना मानते नहीं, अपना मानते। और दुनिया तो में चुनाव बाकी करवाने देशों हैं। का ये है, देखिए मैं तो कहता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प का आना बड़ा अच्छा हुआ हमारे लिए, क्योंकि हमारे एस्टेब्लिशमेंट में बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे हमारी बड़ी दोस्ती हो गई। हिस्ट्री से नहीं सीखते, हिंदी चीनी भाई भाई उसने आपको लगाया, आपने एक रशिया हिंदी भाई भाई भी हुई आपकी, वो कहते हैं फिर साहब आपकी चीन से दोस्ती हुई। अब अमेरिका के पीछे लग गए, रियलिटी चेक करा दिया इसने अपने दूसरे ही कार्यकाल तो में। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो वही आया भी है। तो सरकार ने बड़ी कोशिश करी फटाफट चारों तरफ जाने के बाद में डाइवर्सिफाई रिलेशनशिप, और वही एक रास्ता है आज की डेट में कि आप किसी कंट्री के साथ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। और कुछ सवाल पे आऊँगा, पर अभी मुझे ख्याल आया कि ये भी पूछा जाना चाहिए फिर, कि सोशल मीडिया पर बड़ी बहस है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें ईरान के मामले में जो कुछ हो रहा है उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए, थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने ईरान के नेताओं के, और इस मामले में तो अभी जो गुजर गए सुप्रीम लीडर, उनके बयान आगे रखे जिसमें वो कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो हिंदुस्तान को कभी पसंद नहीं आएंगी, जिसमें उन्होंने मुस्लिमों की हत्या को भी मुद्दा बनाया है, नरसंहार जैसा कोई शब्द प्रयोग किया है जो बहुत ज़्यादा आपत्तिजनक है। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई कश्मीर हो या कुछ भी और हो, उस पर ईरान आपके साथ लगातार कहाँ खड़ा रहा था। इतिहास में ऐसे मौके भी हैं जब खड़ा भी रहा होगा अलग अलग जगहों पर, नहीं वो तो होता ही है। लेकिन लगातार ऐसा मजबूत कहाँ खड़ा रहा जैसे इजराइल रहा। अभी जब ये युद्ध शुरू हुआ उससे 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री मोदी नेतन्याहू के साथ खड़े थे, और जो पिक्चर्स आई उनमें बहुत दोस्ती दिखी। तो अब दो फाड़ है एकदम साफ कि हमें ईरान के साथ होना चाहिए कायदे से, जैसे चीन ने खुलकर आलोचना की, या हमें इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के साथ खुलकर खड़ा था। लेकिन आप अभी ये भी कह रहे हैं और कुछ एक्सपर्ट भी कहते हैं कि हमारे साथ कभी कोई नहीं था। तो हमें इजराइल के मामले में भी ये समझना चाहिए कि इनसे भी ऐसी ही दूरी बना के रखो। ऐसा नहीं है कि ट्रंप जैसे अपने पहले कार्यकाल में थे, दूसरे पलट गए, तो नेतन्याहू आपके साथ आज गलवहियाँ कर रहे हैं, कल वो क्या करने लगे। देखिए मैं तो कहता हूँ हमें सिर्फ भारत के साथ खड़ा रहना है, हमें ना इजराइल के साथ खड़ा रहना चाहिए ना ईरान के साथ खड़ा रहना चाहिए। रही बात, अब रही फॉरेन पॉलिसी की बात, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल हमेशा से आपको सपोर्ट करता रहा है, और ये सपोर्ट अभी नहीं हुआ है। मैं तो खुद 1992 में जब हम लोगों ने सबसे पहले संबंध बनाए थे तो आई वॉज इन्वॉल्व इन दैट जी। और मैंने पिछली बार भी शायद ये बात कही थी। तो इजराइल के साथ में 71 वॉर, 65 वॉर, जब हमारे रिश्ते भी नहीं थे इनके साथ, तब भी उन्होंने हमें वो सप्लाई करी, इक्विपमेंट जो भी चाहिए था हमें। और उसके बाद 99 में भी उन्होंने कहा, कौता प्लांट के लिए उन्होंने कहा हम मार देंगे न्यूक्लियर प्लांट को ख़त्म करने के लिए, हम लोग नहीं माने। 2025 में भी उन्होंने स्टैंड करे आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से। ऑपरेशन सिंदूर में 2 ही देश आपके साथ खड़े थे, एक इजराइल और एक रशिया, बाकी सारे तो बस बातें करते रह गए और उसमें कोई भी एक नहीं था कंट्री। अब रही बात इसकी कि आप किसके साथ इस वक्त खड़े होंगे, और आपने सही कहा है कि अयतुल्लाह खमैनी जो है वो जब भारत का इस तरह की बातों को करते थे तो वो रिलीजन को पहले देखते थे, अपने जो उनका उम्मा है उसको देखते थे कि भाई हमारे मुस्लिम लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो ये भूल जाते थे कि उनके जो गुरु थे पुराने वाले, उससे पहले खोमैनी साहब, इंडिया का ही कनेक्शन था उनका। ही हैड फैमिली इन इंडिया, हिज ग्रैंडफादर वाज एन इंडियन। तो भारत के अंदर में जो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम नेशन है वर्ल्ड का, उसके अंदर में आप इस तरह की खामियां निकाल रहे हैं। बट चलिए वो सब खत्म हो गया। प्रिंसिपली मैं समझता हूं कि किसी भी देश के लीडर को इस तरह निकालना, मार देना उसको या उठा के ले जाना, ये तो बिल्कुल मतलब नाजायज़ बात है। इसका मतलब है कि कोई इंटरनेशनल लॉ कोई नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बिकॉज देयर इज नो बैलेंस ऑफ पावर। अब हमें क्या करना चाहिए, हमने जो किया बिल्कुल सही किया। एक स्टेटमेंट भारत सरकार का आया 2 दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा कि भाई डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जब वहाँ गए, कल रात भी फोन किए, हाँ नहीं, जब वहाँ गए थे तब भी सबको पता था कि लड़ाई हो सकती है। एक लास्ट डिच एफर्ट है कि नेतन्याहू को समझाया जाए कि भाई लड़ाई मत करो, हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है इसका। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने डिसाइड कर रखा था। लेकिन ये मैसेजिंग ऐसे नहीं गई कि नेतन्याहू ने अपने लोगों को दिखाया कि मेरे साथ दुनिया का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश भी खड़ा हो। वो तो है ही है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे रिश्ते लेकिन इजराइल के साथ बहुत जंग से सिर्फ 2 दिन पहले उनके साथ खड़ा होना, क्या फ़र्क पड़ता है। आई मीन लड़ाई, अब जब लड़ाई हो रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो प्रधानमंत्री रशिया भी जाएंगे, यूक्रेन भी जाएंगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक लंबी टाइमलाइन नहीं, लंबी टाइमलाइन तो है, लेकिन आपको तो अपने देखिए, अब जो लड़ाई हो रही है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है।
क्योंकि आपके 10 मिलियन लोग नहीं, हैं। कई मुल्कों पर हो रहा है, लेकिन नहीं, सबसे उन्होंने ज्यादा दौरा हमारे- नहीं किया तुरंत। नहीं, दौरा कहाँ जाएंगे और बताइए आप। कहीं ना जाते, नहीं इस वक्त ना जाते। नहीं, ये हो सकता था। मतलब ये डिसीजन, देखिए सबसे बड़ी बात है कि साथ तो हम दे ही रहे हैं, जैसे भी देखिए, दे रहे ना हैं। हम ना आप हाँ, प्रिवी नहीं है कि गवर्नमेंट के क्या कंपल्शंस थे या क्यों गए। ऑब्वियसली बाहर से जरूर इस बात में कहा जाएगा कि भाई नहीं आना चाहिए था। चर्चा तो होगी। देयर इज नेवर, ऑप्टिक्स तो है ना भाई साहब, देयर इज नेवर, हाँ ऑफ कोर्स ऑप्टिक्स है, बट देयर इज नेवर ए बैड टाइम और ए गुड टाइम फॉर डिप्लोमेसी। आपको जब दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि कल अगर वहाँ लड़ाई होती है तो मेरे देश के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, खतरा हो सकता है। तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि जो एग्रेसर हो सकता है, लाइकली एग्रेसर, उसको मैं थोड़ा सा रोकने की कोशिश करूं। मैं आपको यहाँ रोक के बताऊं, मतलब याद आ गया मुझे तो आपको रोक रहा हूँ। मुझे अभी भी याद है जब रूस यूक्रेन की जंग हुई थी, तो उसी दिन इमरान खान खड़े थे पुतिन के बगल में, और हिंदुस्तान ने अगले 1-1.5 साल करीब करीब लगातार ये कोशिश की कि वो रूस या पुतिन के आसपास थोड़ा कम दिखाई दे। हालांकि हमारा तेल का कारोबार बढ़ गया था, लेकिन हम दिखाई कम दिए। तो चीज़ें होते रहना और दिखना, मैं वो बता रहा हूँ जो आम जनता कह रही है, जो आम जनता, क्योंकि हमारे एक बड़ी आबादी शियाओं की भी है। हमें ये भी समझना होगा कि बिल्कुल हमारे यहाँ कौन लोग रहते हैं, हमें किनकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। तो उनका ये कहना है कि जो हो रहा था वो तो हो रहा था, हम भी समझते हैं, लेकिन वहाँ दिखने से एक मैसेज चला गया कि भारत तो इजराइल के साथ खड़ा है। देखिए, अगर आप उस बात को देखें, दो चीज़ें, एक तो आपने रशिया यूक्रेन बात की, तो उसी संदर्भ में एक और बात कहता हूँ जी। वहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उस वक्त भारत के लिए क्या थी? जो हमारे 20,000 स्टूडेंट्स या इंडियंस थे, उनको निकालना बाहर। यूक्रेन में वो तभी निकल पाए क्योंकि भारत का रशिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और यूक्रेन के साथ उन्होंने 8 घंटे के लिए लड़ाई रोक भी दी ताकि हमारे लोग आए। ऐसा नहीं हो सकता था अभी कहीं कभी, ये हुआ ना, ये हमारे रिलेशंस की वजह से ही हुआ। और पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, आई मीन एज ए पर्सन टू पर्सन एज वेल एज कंट्री टू कंट्री। एक नेशन है जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको अपना इंटरेस्ट तो देखना ही है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि कौन आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। देखो, उसका तो ख्याल करोगे ना यार, नहीं तो कौन खड़ा होगा आपके साथ अगर आप हंसे में टर्न कोट हो जाएंगे तो ये तो एक भारतीय विदेश नीति की बड़ी आलोचना भी है फिर। तो आलोचना करते रहे। नहीं, ये वाली आलोचना कह रहा हूं मैं, कि जिसमें ये कहा जाता है कि हम ना इधर हैं ना उधर हैं, हम तो शांति के पक्ष में हैं। तो बेसिकली कहने का ये मतलब रहता है कि भाई हम गुटनिरपेक्ष हैं, भले वो आंदोलन खत्म हो गया पर हम दूर खड़े हैं। इस बार दिखाई दिया कि आप किसी के तो पास खड़े हो। नहीं, ये देखिए, मैं इसको इस तरह नहीं देखता कि देखिए वो तो ऐसा इसको प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो करेंगे और वो करेंगे ही, उनको तो उससे इजराइल करेगा। एडवांटेज मिलता है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भाई हमारे साथ खड़ी है, या ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका हमारे साथ खड़ी है, तो उनको एक सिंबॉलिक एडवांटेज तो मिलता ही है इस बात का। इंडिया उनका बहुत बड़ा मार्केट भी है, वो भी ये जानते हैं। हमें भी आज की डेट में, जब वो अमेरिका नहीं चाहता था, उस वक्त इजराइल ने आपको आर्म्स एम्यूनिशन सप्लाई किया। उस अमेरिका जो उनका माई बाप है बेसिकली, देखिए ना, खड़ा है साथ। हाँ, उनका माई बाप नुकसान झेल के लड़ रहा है बेसिकली, वो उनके साथ है। उसको छोड़ के उन्होंने आपके पास आए। इस ऑप सिंदूर में आपके साथ कोई नहीं खड़ा था, अकेला इजराइल खड़ा। तो आपको अपने देश को भी देखना है कि नहीं देखना है, इंटरनेशनल इंटरेस्ट, कि आपका जो 1-2 दोस्त हैं आप उनको भी छोड़ दीजिए, ये सोच करके कि दूसरा शायद कभी चेंज हो जाएगा आपके खिलाफ। तो मेरा मानना है, इसमें हमने क्या किया, मैं बता रहा था आपको, स्ट्रैटेजिक हमने कहा कि पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी और पीस। जी। और जो सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, कि उसका आदर करना चाहिए सब देशों को ना। उसका मतलब देखिए, ईरान के ऊपर अटैक किया यूएस और इजराइल ने, तो इट वाज ए क्रिटिसिज्म फॉर इजराइल एंड यूएस और इजराइल का। एंड ईरान ने अटैक किया सारे गल्फ कंट्री जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जी, उनका भी क्रिटिसिज्म है इसमें ईरान का पूरा डायरेक्टली। पर हमने यूएई के लिए बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन किया। भाई यूएई, खासकर देखिए यूएई आपका स्पेशल पार्टनर है। यूएई के साथ प्राइम मिनिस्टर 7 बार जा चुके हैं, बिल्कुल, और वो 4-5 बार आ चुके हैं। यूएई में 40 लाख इंडियंस हैं आपके, मैक्सिमम ट्रेड है, 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आपका, आईमैक कॉरिडोर का फर्स्ट वो है। और पाकिस्तान के खिलाफ हमें समर्थन भी बहुत जोरदार और एक रहता चीज़ है। आप और भी देख लें जी कि जो प्रधानमंत्री के विजिट्स हैं, जी, ये अभी मैं थोड़े ही 2-4 दिन पहले ही मेरे को एनालिसिस लगा भाई क्यों इस तरह जा रहे हैं। अब देखिए, जितने भी आईमैक कंट्रीज़ हैं, जी, प्रधानमंत्री ने वहाँ सब जाने का दौरा किया है। जॉर्डन गए थे अभी पीछे, ओमान भी गए थे, बिल्कुल, ठीक है, अभी इजराइल गए इस बीच में, उससे पहले ग्रीस गए थे, उससे पहले ये भी एक स्ट्रेटेजिक वर्क है अपना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कैसे एक ऑल्टरनेट ट्रेड राउट बनाया जाए वहाँ पे,
और इसीलिए उन्होंने वहाँ पर जाकर के जो कहा कि भी गाज़ा वार की पीस की हम सब सराहना करते हैं और चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं चलेगी तो आपका IMEC कॉरिडोर नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। बायलैटरल रिलेशनशिप जो हमारी उनके साथ है वो है ही है, लेकिन आपको अपना भी वो देखना है। और जयशंकर ने सारे लीडर्स के साथ बात करी है, ऑल कंट्रीज, मैं कहता हूँ इंक्लूडिंग कल भी ईरान, फोन हुए हैं। इंक्लूडिंग ईरान एंड इजराइल। जी। प्राइम मिनिस्टर ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर और UAE प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बात करी, और शायद आज वो दूसरे और लोगों से भी करेंगे। हाँ, अब तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फ़ोन कॉल्स का दौर चलेगा ही। IRGC जिसके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें होती रहीं कि ख़ामनेई ने इसे बड़ा मजबूत किया और देश असल में यही लोग चलाते हैं, इनका एक काम है विलायत ए फ़क़ीह, यानी कि इस्लामिक ज्यूरिस्ट की हिफाजत करना सॉरी। अब सर्वोच्च नेता है नहीं उनके, तो एक तो असली कमान किसके हाथ में है फिलहाल? आपको क्या लग रहा है, कौन युद्ध तय कर रहा है, कौन फैसले ले रहा है? और IRGC जो खुद सत्ता अपने हाथ में लेकर एक सैन्य शासन की तरफ बढ़ सकता है, जिसको लेकर ये चिंता हो रही है, अगर इन्होंने काबू में ले लिया तो अमेरिका और इजराइल के लिहाज से ये ज़्यादा बदतर साबित होगा या बेहतर होगा? देखिए, एक तो टेम्परेरी काउंसिल बनाई है उन्होंने, 3 मेंबर, आपने नाम लिए ही उनके। वो बेसिकली डायरेक्शन डिसाइड कर रही है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड हैं अली लरजानी, वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और ऑल इन ऑल इस वक्त मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा वो हैं। उनका भी नाम चल रहा था कि वो शायद आ सके, लेकिन चूंकि वो आयतुल्ला नहीं है तो उनका इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। अब अगर IRGC चाहे इन्वॉल्व हो या ना हो, दे आर पार्ट ऑफ द काउंसिल इन एनी केस। बिल्कुल। जो भी चीज़ होती है बिना IRGC की मर्जी के नहीं होगी, एंड IRGC डायरेक्टली आयतुल्ला को रिपोर्ट करती है। तो वो जो उनका लीडर होता है, जैसे सुलेमानी की डेथ मर गया था, तो आप देखिए कि जो अमेरिका ने मारा था ड्रोन से इराक में, जी हाँ। तो उससे कितना बड़ा असर पड़ा था इनके ऊपर, काफ़ी बड़ा। उससे बड़े दिनों बाद ये लोग उभर के आए, तो वो उनका लॉयल आदमी होता है। अब अगर वो देखेगा कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है तो IRGC टेक ओवर कर भी सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने कर लिया, क्योंकि वहाँ पे IRGC एक है, आर्मी अलग है, और बसीजी जो पुलिस है वो अलग है, ये तीनों स्ट्रक्चर अभी तीनों इंटैक्ट है, तीनों की लॉयल्टी ईरान के लिए है और जो भी काउंसिल है उसके साथ है। तो अगर वो ले लेते हैं तो एक मिलिट्री रूलर जब भी बनता है तो एक सिचुएशन बहुत फ़र्क पड़ सकती है। तो अगर अनलेस यू आर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, ये लोग तो अपना लड़ते रहेंगे फिर। मतलब आप ये भी कह रहे हो कि अप्रोच में बहुत फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मिलिट्री की अप्रोच ही डिफरेंट है। सही है। जो प्रॉक्सीज रहे ईरान के और जिनके बारे में इतने सालों से पढ़ते रहे हैं कि ये उसकी ऐसी मिलिशिया है जो सीधे तौर पे उससे नहीं जुड़ी, लेकिन उसका काम बहुत बढ़िया से चलता है। उनमें हूती भी हैं, उसमें हिजबुल्ला भी है, हमास तो बहरहाल लगभग ख़त्म ही है, लेकिन हिजबुल्ला और हूती की तरफ से अभी रिटेलिएशन देखने को मिला है पिछले 24 घंटों में। क्या हम ये देख सकते हैं, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग, जितनी भी इनकी ताकत बची है, अलग अलग महाद्वीपों, अलग अलग देशों में अपनी हैसियत या क्षमता के अनुसार अब हमले करेंगे? तो एक ऐसा दौर भी देखने को आ सकता है जिसमें फोकस्ड लड़ाई नहीं हो रही है, बल्कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के हमले हो रहे हैं, एक नए तरह का दौर, आतंक का। आई थिंक ऑलरेडी कहीं ना कहीं दिख रही ये बातें, और ये हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि वो हर जगह, काफ़ी जगह प्रेजेंट भी हैं। मैं यही नहीं है कि अपने कंट्री में हैं, यमन में हूतीज़ हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। हिजबुल्लाह ने कल जब एक सभा की थी उसके बाद से, कल से बराज ऑफ दिस थिंग, IDF ने भी उसको अटैक करना शुरू कर दिया। तो वो इजराइल के लिए तो समस्या क्रिएट हो ही सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आई मीन हूती ने अटैक किया उनके, आप जानते हैं कि जो इजराइल का अयलत पोर्ट है रेड सी में, वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गया था बीच में हूतीज़ की वजह से जी, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो वो सारी सिचुएशन कर सकते हैं। दूसरा ये कि जैसे नॉन ट्रेडिशनल वे में टेररिस्ट अटैक्स और ये वो सब भी हो सकते हैं, वो भी देखने जा सकते हैं कि अगर वो वाकई में, बिकॉज मैं जैसे टीवी में जैसा देख रहा हूँ, जिस तरह लोग रो रहे हैं, जिस तरह से लोगों का मॉर्निंग हो रही है, उसमें एज ए पर्सनल लॉस, और ही वाज ए पॉलिटिको रिलीजियस लीडर, तो ऑब्वियसली है कि इतनी जल्दी कौन भूल सकता है कि भाई किस तरह से नहीं तो क्या ये पश्चिमी एशिया के बाहर भी जा सकता है मामला? बिल्कुल जा सकता है, कहीं पे भी कुछ हो सकता। अभी तो ईरान ने तो साइप्रस में अटैक कर दिया उनके UK के बेस पे। हाँ, UK का एक बेस जो है वहाँ पर, बिल्कुल। तो कहीं भी जा सकता है। फ्रांस के भी मैंने सुना है हुआ है। आपका एक पढ़ाई लिखाई का लंबा इतिहास है, आपने इतना कुछ देखा है, मुझे बताइए इतिहास में झांक के कि अगर किसी मुल्क के मुखिया को मार दिया आपने,
तो इससे वो मुल्क और भी ज़्यादा मजबूत होकर रिटेलिएट करता है या वो घुटने टेक देता है? अभी पिछले 30 साल के इतिहास में आपको क्या लगता है? देखिए, अमेरिका का ही इतिहास उसमें देखिए जिसने किया है ये सब सबसे ज़्यादा, और तो कोई कंट्री इतना कर नहीं पाया। तो सबसे पहले आप देखिए इराक में रजीम चेंज कर दिया, सद्दाम हुसैन मारा गया, बूट्स ऑन ग्राउंड थे। अमेरिका की हालत ख़राब हो गई, उसको अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ। सच है। मैं वहाँ से लिबिया आइसिस बन गया। मैं लिबिया में एम्बेसडर था। टेररिज्म का फाउंटेन ही वहीं से शुरू हुई, और अमेरिका के इंटरवेंशन के बाद अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट जो भी कहिए आपके, जहाँ जहाँ ये गए हैं वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म बढ़ा है, और उसी वजह से बढ़ा है। आप देखिए लिबिया, मैं एम्बेसडर था वहाँ पे। गद्दाफी वाज रूलिंग इट, नोबडी लाइक्ड हिम, ही वाज अ डिक्टेटर, लेकिन आपने उसको फोर्सिबली निकाला वहाँ से, मारा उसको। और उसके बाद में लिबिया का हाल देख लीजिए क्या हुआ। उसके बाद आप सीरिया में जाना चाहते थे, तो अगर रशियंस नहीं आते वहाँ पे तो सद्दाम हुसैन कब का या असद कब का चला गया होता जी, तो वो भी नहीं। और आखिर में जिसे बनाया वो बना कौन? वो देख लीजिए। तो ये इनका जो है वाइट वॉशिंग का सिस्टम चलता है, लेकिन ये चलता उससे कहाँ, लोग तो नहीं बदले ना, लोग खड़े होंगे। अब ईरान एक डिफरेंट कंट्री है क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है इनका। सर बहुत बड़ा देश भी है। 95 मिलियन लोग हैं, और ऑलमोस्ट वो दिखा रहे थे, कल मैं एक मैप देख रहा था, जगह जगह इसको उठा करके ईरान को लगा रहे थे मैप में, तो 3-4 यूरोप के कंट्रीज से भी बड़ा है, इस तरह से कुछ तरह का दिखा रहे थे। तो लेकिन उस सबसे बड़ी बात क्या है, एक सिविलाइजेशनल कंट्री है, इसके पास एक हिस्ट्री है, और हर एक आदमी बहुत प्राउड है। और अलग अलग तरह की भाषा बोलने वाले भी हैं वहाँ पर। वहाँ पे देखिए कोई खाली ये नहीं है कि बलूच भी हैं पर्शियंस वहाँ। हैं, बलोच हैं, कर्ड्स हैं वहाँ पर, अजेरीज हैं, तो ये सारे लोग भी तो मतलब एक पिटारा तो वो भी है। वो भी है। वो किसी तरह से बंद था अब तक, अगर वो खुल गया तो एक तरह से आप सोच सकते हैं कि अगर ये एक्सप्लॉइट कर पाते हैं उस डिसेंट को या उस आइडेंटिटी को, तो पॉसिबल है कि ईरान के अंदर। तो इजराइल का यही चाहता था कि जो हाल इराक का हुआ और बाकी देशों सीरिया का हुआ, ऐसा ही कुछ ईरान का हो जाए। अब ये अपने केओस में उलझे रहेंगे, सिविल वॉर में उलझे रहेंगे, कमजोर हो गए। फिर देखिए, जहाँ जहाँ पाँव पड़े संतन के वही हालत है। तो वही में मंटाधार। बस वो सोच लीजिए आप डिप्लोमेट हैं, कोई गुंजाइश दिखती है क्या कि डिप्लोमेसी के थ्रू ये हल हो सकता है? ओमान ने वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कई बार बात कराई हैं, अभी भी उन्होंने खुलकर बताया कि भाई साइन होने वाला था, यानी वो अभी भी प्रक्रिया का हिस्सा तो थे ही। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान तनाव कम करने और बातचीत के लिए तैयार है, और ये बात भी ठीक है कि वो जब तक ये वॉर चलेगी अपने बयान बदलते रहेंगे। लेकिन आपने जैसा शुरू में कहा पॉडकास्ट के, वो चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए। आपको लगता है? देखिए, मैं ये समझता हूँ और एज ए प्रैक्टिशनर कि डिप्लोमेसी जो है ना, वो लड़ाई से पहले भी होती है, लड़ाई के बीच में भी होती है, और लड़ाई के बाद भी होती है। आसान नहीं होता है जब लड़ाई चल रही होती है उस वक्त, लेकिन ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। अब इस वक्त में यूरोपियंस हैं, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, वो सब बार बार कह रहे हैं डीएस्केलेट करो, कम करो, कम करो। दूसरी तरफ आपका असला ख़त्म होता जा रहा है। वो भी तो है दोनों तरफ से। अब देखिए, जो अगर मान लीजिए ईरानियंस के पास 2-2.5 हज़ार मिसाइल्स हैं, जितनी भी हैं, जाते जाते काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। तो जो इनके आयरन डोम हुए या अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम, बैटरी सिस्टम्स हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अगर एक प्लेन गिरा है F-15, तो वह कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस आपका है। तो एक शिप गिर गया, मान लीजिए इनके जिसके ऊपर अटैक हुआ है, वो गया तो 13 बिलियन 15 बिलियन डॉलर। कैन दे टेक द लॉसेज? कैन अमेरिका टेक लॉसेज ऑफ सो मेनी सोल्जर्स बीइंग किल्ड? डेड बॉडीज जाएंगी वहाँ पे, उनके बस की नहीं है। फिर वो शुरू वियतनाम वॉर की तरह, अफगान वॉर की तरह। तो वो भी चाहेंगे कि कैसे बंद हो। इसीलिए ट्रम्प के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि दे आर ट्राइंग टू अप्रोच मी, दे वांट टू टॉक, आई वांट टू टॉक, लाइक दोस काइंड ऑफ थिंग। ऑलरेडी एक शुरुआत हो गई है। जब तक इजराइल ऑन बोर्ड नहीं आएगा, देखिए आप मैं और बात करना चाहते हैं, भाई साहब उधर बैठ करके आपको कहें कि नहीं अभी ठीक नहीं है, जैसे यूक्रेन में हुआ। यूक्रेन रशिया वॉर 2 महीने में खत्म हो रहा था। बोरिस जॉनसन ने और बाइडन ने कहा नहीं, हम हैं, तुम रशिया को स्ट्रेटेजिक डिफीट करेंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये चाबी लगाना, क्योंकि जब तक इजराइल सेटिस्फाइड नहीं है कि आउटकम क्या है, दे आर नॉट हैप्पी विद द डील। सही है सर। ईरान की एयरफोर्स तो है नहीं, नेवी में कुछ दम है? नेवी दम तो इतना तो नहीं है उनके पास कि वो जाके अमेरिका से लड़ सकें। सीधी सी बात है। दे कैन ओनली पेट्रोल, डू सम डैमेज,
ये सब है, उतनी बहुत बड़ी नेवी नहीं है उनकी, अच्छा। जो लड़ सके। और अमेरिका का टारगेट ये है कि उस नेवी को सिंक कर दो पूरी तरह से। हाँ हाँ हाँ, तो वो कर बयान एक तो कर दिया उनका, दे ही रहे हैं, हाँ, और भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो क्या है कि देखिए, दे आर इन देयर टेरिटरी, 10,000 किलोमीटर आके लड़ रहे हैं, तो उसके में भी काफ़ी आपकी कितने भी टेक्नोलॉजी हो, कितना भी आपके पास में बैकअप हो, यू कैन नॉट फाइट, इट्स नॉट ईजी। ये तो है। मेरे आखिरी 2-3 सवाल हैं। पहला, अमेरिका लगातार और ट्रम्प खासकर ईरानी जनता को ये कहते रहे हैं कि आपके पास एक मौका है, जल्दी से बाहर निकलिए, हमने ऊपर से हमला किया है, नीचे से अपने हाथ में सत्ता ले लीजिए। अभी तक तो सर जो लोग सड़कों पे दिखाई दिए, पश्चिम मीडिया के थ्रू जो फुटेज आए उनके ही हवाले से कह रहा हूँ, उनमें ज़्यादातर मातम मनाते ही दिखे हैं। प्रोटेस्ट जो हो रहे थे दिसंबर में, वो प्रोटेस्टर्स भी अभी तो सड़क पर नहीं है। कोई तो ये भी नहीं चाहेगा कि अचानक कोई मिसाइल आए और हम ही मर जाएं, तो वो माहौल भी नहीं है। तो एक तरफ ट्रम्प का कहना है कि आओ घेर लो, कब्जा कर लो। क्या आपको लग रहा है वाकई इतना ज़्यादा असंतोष है भी ईरानियों में कि वो इस तरह के माहौल में आकर सत्ता काबू में कर लें? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि देखिए डिवाइडेड तो है कंट्री। हाँ। रीज़न उसका अपने जैसे हमने बताया कि डिफरेंट बहुत reasons हैं, एथनिसिटीज़ सर। हैं, हाँ। और इकोनॉमी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे इकोनॉमी की, कि इतना रईस कंट्री जिसके पास 3rd लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं, मतलब सोचिए ऑयल के, वेनेजुएला टाइप था वेनेजुएला के जैसे ही होने वाला था यहाँ, वो फर्स्ट है, ये 3rd है जी। तो अगर उनके पास इतने सारे, तो अगर उसको आप सोच लीजिए कि एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, तो लोगों को ये दिख रहा है कि हमारे पास अगर शांति रहेगी तो शायद हम यूज़ कर सकें उसको, पाए। तो वो एक सिचुएशन जब एक तरह का, मैं समझता हूँ, एक लिड क्रॉस होने वाली होती है, तभी होता है। लेकिन ईरानियंस थोड़ा डिफरेंट लोग हैं, अगर आप उनको जानेंगे तो आप समझेंगे कि भले ही डिस्कंटेंट है, और ये ज़्यादातर डिस्कंटेंट जो आपको और हमको टीवी पे दिखती है, वो एक्सपेट्रिएट्स की जो हैं, वहाँ बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में, वो लोग जो देश छोड़कर बाहर बस गए हैं, वहाँ से लिख रहे वही फोमेंट कर रहे हैं, चाहे वो शाह हो या जो भी हों, सारे वही उन्हीं का सपोर्टर हैं। एक बड़ा कारण क्या ये भी दिखता है आपको कि वेनेजुएला में तो एक विपक्ष था जो एक्टिवली लड़ रहा था मादुरो से, लेकिन ईरान में ऐसे किसी के विपक्ष का ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। इकट्ठा करे तो करे कौन? वो बाहर बैठा हुआ पहलवी तो मुश्किल है कर पाएगा। यहाँ तो दो ही हैं, या तो आप कंजर्वेटिव हैं या लेस कंजर्वेटिव, समझे ना, 2 तरह के हैं बस। और तो ज़्यादातर लोग फिर भी इवेंचुअली देखते हैं जब देश ठीक चले, बट रिफॉर्म होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे कोई भी रिजीम आएगी, तो आप देखेंगे इवन पेजेश्कियान, ये डॉक्टर पेजेश्कियान जो करंट प्रेसिडेंट है, ही इज ऑल्सो लेस कंजर्वेटिव, मॉडरेट है, ही वांट्स टू डू थिंग्स, लेकिन अब ये करने नहीं देते ना, तो उसका तो अब एक मौका है, मौका तो जब होगा देखना पड़ेगा ना। अब पहले तो युद्ध रुकेगा, और उसके बाद तब कर पाएंगे कुछ। पहले बाकी चीज़ें ठीक हो, और कितने बचेंगे ये नहीं पता है। हाँ, एक बहुत अहम सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि चीन ये सब कुछ देख रहा है, क्या चीन की भी हिम्मत बढ़ेगी ताइवान के मामले में, जब वो देख रहा है कि कोई दुनिया में कोई नियम कानून कायदा तो रहा नहीं? देखिए, चीन जो है वो तो कहाँ कानून मानता है, ये वाले बोलता जरूर है, थोड़ी शर्म तो बची थी, थोड़ी यूएन बचा हुआ था, अमेरिका कहने को था, यूरोप भी था, अब तो कुछ नहीं। अब कौन कहेगा? हमाम में सब नंगे हैं, नहीं, तो चीन कब तक कपड़े पहने? तो वो नहीं बनेगा ना, उसका तो सिंपल सी कर सकता है ताइवान पर कुछ? नहीं, ताइवान पे नहीं करेगा। ताइवान पे जब ही करेगा जब अमेरिका आके वहाँ करने वाला है। अगले महीने ट्रम्प जाने वाले हैं वहाँ चीन, समझ रहे हैं, तो तब तक ये लड़ाई शायद ख़त्म हो जाए उनके विजिट से पहले या उस टाइम पे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ईरान से सबसे ज़्यादा ऑयल चीन खरीदता है। हाँ, और अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ये सब बंद हो जाता है तो उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। लेकिन अभी तक चीन ने कोई ऐसी बैकबोन नहीं दिखाई, ना रशिया ने, कि वो आकर के इमीडिएटली इनके साथ खड़े हो गए हों। और मान लीजिए जैसा कहते हैं लोग के साथ बड़े सारे शिप्स में, उनके प्लेन्स में उनके इक्विपमेंट आया, ये सब आया, तो भाई उसने कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं। एयर स्पेस एकदम से ख़त्म हो गया या जो भी था। लेकिन सर क्या कमज़ोर ईरान चीन के पक्ष में ज़्यादा नहीं होगा? 80% तेल खरीदते हैं और बढ़िया फुटप्रिंट है उनके वहाँ पर। अगर वो कमज़ोर हो गया तो बढ़िया है चीन के लिए, इसमें प्रॉब्लम क्या अगर ईरान कमज़ोरी हो जाए? नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उन्हें तो है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग ईरान हो या कमज़ोर ईरान हो, उन्हें तो ऑयल बेचना है। ऑयल खरीदने वाला सबसे ज़्यादा ये है, सैंक्शन के टाइम पे भी, जब सारी सैंक्शन लगी उसके बाद में भी ईरान से रूस से भी खरीद रहा है, ईरान से भी खरीद रहा है। उनको वो इस बात को बॉदर ही नहीं करते हैं कि भाई यूनिलैटरल सैंक्शंस का क्या मतलब है। तो उनको ये फ़र्क नहीं है कि अगर रुक जाए मान लीजिए, तब उन पर इम्पैक्ट पड़ता है ना डायरेक्टली, रुकने पर पड़ता है। हाँ, ऑयल सप्लाईज बंद हो जाए। सर कहाँ रुकता है?
नहीं, हमारे तो कितने एक्सपर्ट्स बताते रहे कि भाई इराक में चाहे जो भी होता रहा, देखिए प्राइस बढ़ आप जाए। सोचिए आईसिस तेल बेचता रहा अमेरिकी कंपनियों को, एक रास्ता उन्होंने बना रखा था सेफ टर्की कि के आप थोड़ा, इधर से ले जाओ, कोई बात नहीं, इधर नहीं कुछ कहेंगे आप। नहीं कोई तो खरीदेगा ना। हाँ भाई, और उससे और उनकी उनको भी इकोनॉमी चल फायदा रही इसी थी। में, कोई खरीद तो हाँ, ले। उनकी इकोनॉमी चल रही थी, उसी से टर्की को बेचते थे। तो लेकिन यह है कि इसमें चाइना का तो बहुत लार्ज स्केल है ना, 80% आप कह रहे हैं, 80% थर्ड है लार्जेस्ट ईरान का। प्रोड्यूसर। हाँ, तो उसके बाद नेचुरली है कि वो अगर बंद हो जाता है या वहाँ पर अटैक हो जाता है रिफाइनरीज के ऊपर, या ऑयल नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप जाने, 150 शिप टैंकर बैठे हुए हैं इस वक्त में, तो टेम्परेरी एटलीस्ट तो प्रॉब्लम होगी ना। तो उसको तो वो रुकना चाहेंगे किसी तरह से। मेरा आखिरी सवाल, और इसके बाद हमारे इस पॉडकास्ट को लगभग 1 घंटा हो जाएगा पूरा। जी जी। क्या, मैं चाहता तो नहीं ऐसा हो, लेकिन संभावनाओं का ही खेल है सब। क्या ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर है? क्योंकि इसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा देश शामिल हैं। और क्या ये संभव है कि ईरान, जिसे बहुत सहारा मिला हुआ था रूस का, देर सवेर उसे रूस से थोड़ी मदद मिल जाए, चीन थोड़ा आगे बढ़ाए, कोई उसके पक्ष में आ खड़ा हो, मतलब उधर भी पलड़ा थोड़ा भारी हो जाए, और या फिर वो यूक्रेन की ही तरह थोड़े दिन तक इस वॉर को खींच ले और इधर वाले थोड़ा ज़्यादा परेशान होकर और आक्रामक हो जाएं। तो एक तरह से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लब्बो लुबाब इस सवाल का ये है, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा हो रहा है ये आगे बढ़ सकता है? 3-4 हफ्ते की जो अब ट्रंप की उम्मीद है वो टूट सकती है, इससे भी बड़ी हो सकती है वॉर? देखिए, पुतिन ने काफ़ी दिन पहले कहा था ये बात कि ऑलरेडी वी हैव अ थर्ड वर्ल्ड वॉर बाय अदर मीन्स। तो ये तो है नहीं कि, क्योंकि कंप्लीट वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो, ख़त्म हो गया है इस वक्त में, आप ये देखिए तो उस लिहाज से तो ऑलरेडी सब नया चीज़ को पैदा होना है। रही बात इस पर्टिकुलर वॉर की, तो मैं नहीं समझता कि ये पर्टिकुलर वॉर जो हो रहा है ये एक लीड करेगा। इसका नेचुरली एक रीजनल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, और रशिया चूंकि पूरी तरह से वहाँ पर बना हुआ है, और उसको एक तरह से अगर अमेरिका डिस्ट्रैक्टेड है तो रशिया को फ़ायदा हो रहा है। अगर अमेरिका अपने एसेट्स को इधर लगा रहा है सारे, तो इसका मतलब है कि यूक्रेन को पे ज़्यादा ध्यान नहीं है फ़ायदा उसका। नहीं देगा। यूरोपियंस के बस की कुछ है नहीं करना, तो नेचुरली है कि रशिया इज इन बेनिफिट। चाइना को इम्पैक्ट हो रहा है, इससे थोड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, नॉट मिलिट्री इम्पैक्ट, और वो मिलिटरीली इंटरवीन करने की पोजीशन में भी नहीं है। मैं नहीं समझता कि चाइना करेगा ऐसा। तो जब तक वो दोनों कंट्री नहीं आते अमेरिका के खिलाफत में, तब तक वर्ल्ड वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर इन रियल सेंस जैसे हम जानते हैं वो होना मुश्किल है, और अच्छी बात है ना हो। सर, क्या ऐसा नहीं है कि अब तय है दुनिया में जिसके पास परमाणु बम है सुरक्षित वही है, जिसके पास नहीं है वो नहीं है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास तो है, अमेरिका का भी लोकतंत्र लाने नॉर्थ कोरिया तो जाता नहीं है, और उन्होंने बना लिया है तो अमेरिका खतरा भी महसूस नहीं कर रहा है ऐसा। पिछले कार्यकाल में ट्रंप करते थे तो वो बोलते थे मेरे पास बिग बटन है, मैं दबा दूंगा, लेकिन अब उन्हें ज़्यादा खतरा उनसे महसूस हो रहा है जिनके पास बम है ही नहीं, और जो तैयार हैं कि हम बनाएंगे भी नहीं। लोकतंत्र भी वहीं लाना है उनको। तो मैं ये पूछ रहा हूँ भारत पाकिस्तान वाले एक्सपीरियंस से भी, कि क्या अब दुनिया में ये तय है जिस पे बम होगा वो सुरक्षित है, और तभी दुनिया की शांति भी टिकी कि सबके पास एक परमाणु बम होगा? वह उसमें, लेकिन ये है ना, कभी कभी हर चीज़ तो चांस पे है कि सब तरह के लोग हैं। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके पास बम है, या आपके यहाँ टेररिस्ट हैं, वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी फिल्में देखी हैं हम लोगों ने इस तरह की, ऐसा हो सकता है। हमारे नेबर में एक रिस्पॉन्सिबल एक्टर है, तो ये तो वो एक सबसे बड़े ख़तरा है। इजराइल को ख़तरा इसी तो ईरान के इसी बात से तो है कि अगर ईरान के पास आ गया तो पैरिटी हो जाएगी, न्यूक्लियर पैरिटी। हमें ये सबसे बड़ी बात है। मेदवेदेव ने कहा है कि भाई अगर कंट्रीज़ के पास में बॉम्ब होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो फिर नहीं हो सकता। अगर यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर उसको नहीं किया होता, आर्सेनल को छोड़ा होता, तो आज झगड़ा नहीं हो रहा होता। तो आप ये तो लेकिन इसका मतलब डिटरेंस है, डिटरेंस। लेकिन न्यूक्लियर वेपन कोई टॉय नहीं है कि आप उसको अचानक यूज़ कर लेंगे एकदम से, क्योंकि जब सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाता है, व्हेन यू आर द लास्ट पावर, वी आर नॉट अमेरिका, जिसने सबसे पहले ही, अमेरिकन ने सबसे पहले बम मारा जापान में, समझिए। ओनली कंट्री दैट हैज यूज्ड एटॉमिक बम इज यूनाइटेड स्टेट्स, 2 बार। वो तब, और कौन कंट्री है? और इवन डिप्लीटेड यूरेनियम बॉम्ब्स भी उन्होंने यूज़ करें जी। तो, लेकिन दूसरे किसी कंट्री ने अब तक नहीं किया है। और वो बड़े छोटे भी थे क्षमता में। हाँ, तो कुछ भी हो, बट लेकिन उससे आज की डेट में तो ऐसा है, इतने बम हैं कि पूरी दुनिया को 10 बार डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा बम है। और दुनिया भाई साहब एक ही है, बस देश बहुत हैं, दुनिया एक ही है। बस लेट अस होप पीस प्रिवेल्स, ये है सबसे बड़ी बात। जैसे भारत कहता रहता है शांति परमो धर्म। हाँ, लेकिन बम एक हमारे पास भी है। हाँ, हमें तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे तो 2 हैं बगल में।
एक छोड़। तो बस मैं यही कह रहा था पॉडकास्ट के अंत में कि ये बात बहुत उदास भी करती है, परेशान भी करती है, डराती भी है कि सबके पास एक बम होगा तो क्या होगा। लेकिन अमेरिका ने जो कुछ किया पिछले 1 दशक में, 2 दशक में, उससे उसने दुनिया को क्या राह दिखाई? शायद यही तो दिखाई कि अगर हमसे बचना है तो तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। देखिए, हमें भी ग्लोबल में नहीं चाहिए, हमें डिफेंस में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में एक कॉम्प्रहेंसिव पावर बनना है इंडिया को। नॉट डराने के लिए नहीं, बट अपने आप को डिफेंड करने के लिए। तो वही भारत चाहता भी है, मैं समझता हूँ। पर हर आदमी यही कह रहा है ना सर, हर देश तो यही करना चाहिए। करना चाहिए। हाँ, क्यों ना। मैं न्यूक्लियर पावर की बात दूसरी है, बट कॉम्प्रहेंसिव पावर इज अ डिफरेंट थिंग। होना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आप आए। बहुत मजा आया आपसे बात करके, तो हमेशा अच्छा लगता है। नहीं, हम भी मुझे सीखते आपसे हैं बात कुछ। करके बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि मैं आपको कष्ट फिर दूंगा। नहीं, क्योंकि जब भी मैं आ सकता हूँ जरूर आऊँगा। दुखद है, पर क्या करें। नहीं, इतनी दुखद क्यों? जल्दी, इतनी तेज, इतना कुछ हो रहा है। अभी तो मैंने आपसे बात नहीं की अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बारे में। नूर खां एयरबेस, अभी अपडेट आया है कि वहाँ हमला कर दिया है तालिबान ने। तो भारत को तो जान पता है वो कहाँ है, क्योंकि भारत ने भी किया था। तो अब यही है कि हम हंसते मुस्कुराते बात तो करते हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई हम हंसते मुस्कुराते बात करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चाहते हैं दुनिया में युद्ध चलता रहे और हम बात करते रहें। मगर अब युद्ध है तो ये एपिसोड भी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतने धैर्य से सुनने के लिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आपके राय मशवरे सबका स्वागत है। गाली दीजिए, तारीफ कीजिए, पर कुछ ना कुछ लिखिए जरूर। थैंक यू, थैंक यू।